हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी भाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, एक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हर रोज क्लास में कराए जाते हैं। किसी भी एग्जाम में क्यों ना आप बैठ जाएं, जो हमारी क्लासें होती हैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। वैसा ही आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। पिछले कुछ दिन में, लगभग पिछले 6 महीने में या मान लो एक साल के करीब में जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज सारे मैं खत्म कराने वाला हूं। तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी ही क्लास में मैं पूरे साल जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और इन्हीं से आगे जो संभावित क्वेश्चन है उन सबके डिस्कशन आपको कराने जा रहा हूं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ सभी लोग बने रहिएगा। क्लास आपको एकदम मस्त लगेगी और टॉपिक आपको एकदम मस्त लगेंगे। सबसे पहले अगर मैं कृषि वर्ष के बारे में अगर बात करूं तो कृषि वर्ष से पिछले हालिया दिनों के पेपरों में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है कैलेंडर वर्ष क्या होता है। कैलेंडर वर्ष सबको पता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक होता है ना। हम 1 जनवरी को ही नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। तो नववर्ष सेलिब्रेट करने पर ही हमारा कैलेंडर वर्ष क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। वही आपसे फाइनेंशियल ईयर की पूछे भाई वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ध्यान रखना, बैंकों में जो सेलिब्रेट किया जाता है ना बैंकिंग वर्किंग के लिए, है ना, बैंकिंग वर्किंग के लिए ये क्या किया जाता है? वित्तीय वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। वही मैं अगर आपसे कृषि वर्ष की बात कहूं तो ये 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक सेलिब्रेट किया जाता है। आकर कर 1 जुलाई को ही क्यों भारत में कृषि वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए भैया 1 जुलाई लगभग 1 जुलाई से भारत में मानसून आ जाते हैं और भारत की अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। ध्यान रखना, इसीलिए 1 जुलाई से 30 जून तक हमारे यहां कृषि वर्ष के रूप में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। यही मैं अगर उत्तर भारत के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पर मानसून जो है, मानसून और जो जल जो है वो वर्षा, जहां कह सकते हो आप लोग जल से मतलब वर्षा, ये जुलाई में होती है। कहां होती है? जुलाई से शुरू होती है उत्तर भारत में। इसीलिए कृषि वर्ष भी क्या किया जाता है? जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं अगर भारत में कृषि के आर्थिक महत्व के बारे में बात करूं तो कृषि का बहुत ही महत्व क्या है? भूमिका है, क्योंकि भारत में लगभग 55%, आप ये डाटा देख रहे होंगे यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया है आपके लिए, ये 55% जो भारत के लोग हैं वो भैया किस पर निर्भर करते हैं? तो भारत की टोटल पॉपुलेशन में 55%, इस डाटा को आप लोग याद रखना, 55% जो जनसंख्या है वो कृषि पर, कह सकते हो आधे से अधिक। यदि आए अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है तो आपका जवाब होना चाहिए कृषि पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष निर्भरता की अगर मैं बात करूं, जो सीधे खेत में काम करते हैं, ठीक है ना, उन्हें प्रत्यक्ष निर्भरता कहते हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंसी कहते हैं। और जो खेतों में काम ना करके खेत से जुड़ी, कृषि से जुड़ी कल कारखाने और मिलों में जो काम करते हैं उसे हम अप्रत्यक्ष निर्भरता कहते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी वर्किंग इन मिल एंड फैक्ट्री। ठीक है ना, अगर मैं भारतीय कृषि की बात करूं इस आधार पर तो आप कह सकते हो गैम्बल ऑफ मानसून। मेरा कहने का मतलब एक तरह से भारत की कृषि है ना मानसून पर जुआ है। अगर मानसून अच्छे भारत में आते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग मान के चलिए कि भारत में खेती अच्छी होनी है, और मानसून अगर ठीक नहीं आते तो हम मान के चलते हैं कि भारत में कृषि उत्पादक की जो उत्पादकता है वो सामान्य से कम देखने को मिलती है। इसीलिए गैम्बल ऑफ मानसून, ठीक है ना, ये भारत की कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। यही मैं आपसे अगर बात करूं मिश्रित कृषि की, तो भारत में ये अधिकांश देखने को मिलती है। आपको पता होगी कि किसान जो है पशु भी पालते हैं, साथ ही साथ खेतों में भी काम करते हैं। किसान अपने फार्म या घर या जो अन्य फार्म टाइप जो बना लेते हैं उनमें पशु पालन भी करते हैं, और साथ ही साथ किसान क्या करते हैं भैया, तो साथ ही साथ किसान जो है वो कृषि भी करते हैं। इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। कह रहा जब खेती के साथ पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, कह रहा उद्देश्य क्या होता है? एक्स्ट्रा आय और जोखिम को कम करना। मान लो किसी भी तरीके से कोई प्राकृतिक आपदा आती है या मान के चलिए फसल की कीमत कम हो जाती है, तो किसान पशुपालन के माध्यम से उस जोखिम को
क्या कर सकता है, उस रिस्क को, जो रिस्क फैक्टर होता है उसे कम कर सकता है। इसीलिए भारत में अधिकांश किसान जो है वो मिक्स खेती करते हैं। तो खेती फार्मिंग के साथ जब लाइव स्टॉक करते हो तो इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। इस चीज को आप लोग क्या रखना, याद रखना। भारत में आपको पता है फसलें जो होती हैं वो ऋतु के आधार पर ही होती हैं ज्यादातर, अगर आप देखोगे तो ऋतु के आधार पर अगर मैं बात करूं तो भारत में 3 प्रकार की क्या होती हैं, फसलें होती हैं, ठीक है ना। और ये जो कह रहा तीनों शब्द है ना वो अरबी भाषा के शब्द हैं, चाहे वो रबी हो, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो जायद हो। तो ये 3 तरह की फसलें ऋतु के आधार पर होती हैं। अगर आपसे रबी की फसल पूछे तो ये बसंत के मौसम में सर्दी के समय पर स्टार्ट होती है, ठीक है ना। बसंत का जो मौसम होता है वो स्प्रिंग या विंटर कह सकते हो। जायद जो है वो विंटर और पतझड़, एटोमिनी और मानसून के बीच में होता है। खरीफ की फसल मानसून में होती है, ठीक है ना। जायद की इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है ना। वही मैं सबसे पहले रबी की फसल को आपको बात करूं तो आप ध्यान रखना, रबी से रजाई मतलब सर्दी में रजाई ओढ़ करके, तो ये फसल कब शुरू होगी, तो ये सर्दी के दिनों में क्या होती है, रबी की फसलें जो होती हैं भैया वो सर्दी के दिनों में क्या होती हैं, शुरू होती हैं। कौन से दिनों में शुरू होती हैं, तो आप बताना आराम से कि भाई ये फसलें सर्दी। और यहां मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि रा से क्या रखोगे, रजाई। रजाई की जरूरत कब पड़ती है भाई, सर्दी में। तो ये फसल की शुरुआत ही लगभग अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के शुरुआत में ये फसलें क्या हो जाती हैं, बुब जाती हैं, सोविंग की जाती है, मतलब बुआई की जाती है। वही हार्वेस्टिंग की बात करूं, कटाई की, तो लगभग फरवरी और मार्च के बीच में, बसंत के समय, ठीक है ना, स्प्रिंग के समय ये क्या हो जाती हैं, इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। वही अगर मैं आपसे बात करूं, कह रहा इन फसलों को अंकुरित होने के लिए ठंड की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये फसल जो होती है वो सर्दी के मौसम में बोई जाती है। विश्वास करिएगा ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। उस समय एग्जाम में बड़ा क्या करते हैं ये भाई, कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए आप लोग तैयार कर लो। मुख्य अगर रबी की फसलें, यहां से क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं, वो क्या है भैया। अगर मैं कैरियल्स की बात करूं तो गेहूं है, व्हीट है, बार्ले है, जौ, ध्यान रखना क्या है, जौ है। साथ में और भी लिख सकते हो, जई लिख सकते हो, आप लोग क्या लिख सकते हो, जई लिख सकते हो, ठीक है ना। जई भी किसकी फसल है, जो अनाज में तो ये है भाई। साथ ही साथ सब्जियों में अगर आपसे पूछे वेजिटेशन में तो आलू रबी की फसल में आता है, जिसे पोटैटो कहते हैं। मटर ये भी किस में आता है, क्या रख सकते हो, सर्दी के जो स्नैक्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं भैया, वो रबी की फसल में आ जाते हैं। वही मैं पल्स की बात करूं तो पल्सेस में काली डार्क वाली जो लगभग दालें होती हैं, जैसे चना की दाल, ग्रेम, मसूर की दाल, राजमा, किडनी बीन्स, ये सब किस में आते हैं भाई, तो ये सब दालें जो होती हैं ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं ऑयल सीड्स में बात करूं, तिलहन जिनसे तेल बनता है, उनमें सबको पता है कि भाई येलो फ्लावर जिसे सूरजमुखी कहते हैं, साथ ही साथ सरसों, धुआं भी होता है एक, ठीक है ना, पीली सरसों भी होती है। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये तिलहन में रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपसे खरीफ की फसलों की, तो मैंने बताई थी खरीफ से खारा पानी, खारा पानी से मतलब है इन फसलों के लिए पानी ज्यादा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। साफ साफ कह सकते हो ये भारत में मई और जुलाई के महीने के बीच में क्या की जाती है, बोई जाती है। पता ही है भारत में मानसून जो है, ठीक है ना, वैसे तो दक्षिण भारत में तो जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत की बात करूं तो लगभग जुलाई के करीब में क्या हो जाते हैं, मानसून स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फसल जो है ना मानसून से ठीक पहले बोई जाती है, ठीक है ना। और कटाई की बात करें हार्वेस्टिंग में, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होती है, ये मानसून की बात क्या हो जाती है, कटाई हार्वेस्टिंग होती है इन फसलों की, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर मैं बात करूं तो ये फसलें जो है साउथ वेस्ट मानसून पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। किस पे करती हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून पर ये डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं खरीफ की फसलों की, तो देख ही रहे होंगे आपको कि भाई ये चावल है, गन्ना है, और ये आप देख रहे होंगे मक्का, ठीक है ना, मेज। तो कहेगा कि भाई ये जो फसलें होती है ना खरीफ की, ये जल प्रेमी होती हैं। तो बताओ धान या चावल आए तो ये ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरी बात शुगर केन, गन्ना के लिए भी क्या होती है, ज्यादा पानी की, तो ये जल प्रेमी होगी। बारिश के स्नैक्स की बात करें तो देखो मक्का, मूंगफली, ठीक है ना, ग्रेनट, मेज, ये सब इसी में आती हैं। कपड़े की बात करूं तो कपास भी किस में आती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत जो है
वो कपास भी आती है। अगर मैं दाल की बात करूं तो लगभग हल्की पीली या हरे रंग में जो दालें होती हैं, जैसे मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, ये सब किस्में आ जाती हैं। तो ये भैया खरीफ की फसलों में आती है। एकदम से दिमाग पे क्या कर लो, आप लोग रट लो इस टॉपिक को, दिमाग में भर लो अपने में, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन उस समय क्या करते हैं, कंफ्यूज पैदा करते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगा, अभी 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो पीछे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उनके क्या देना, आंसर देना, ठीक है। कह रहा जायद की फसल कब बोई जाती है, तो भैया ये समर के समय, गर्मी के समय बोई जाती है। देख रहे होंगे तरबूज, जितनी भी आप है ना ज्यादा पानी वाली जो फसलें होती हैं, तो जायद से मतलब है ज्यादा पानी, मतलब फलों के अंदर पानी होता है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ये कब बोई जाती है भैया, तो मार्च से जून के बीच कह सकते हो। खरीफ और रबी की फसलों के बीच का जो टाइम होता है ना, वो बीच का टाइम भैया किसका होता है, जायद की फसलों का होता है, ठीक है ना। ये मार्च से जून गर्मी के समय बोई जाती हैं, समर गैप के समय। कह रहा भीषण गर्मी में शरीर को पानी देने वाली फसलें होती भाई। गर्मी के समय में तरबूज की आवश्यकता होती है, कितना पानी की पूर्ति करता है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, सब्जियां हैं, ये सब किसमें आती हैं, जायद में आती हैं, ठीक है ना, हरी सब्जियां। और जहां तक चारा भी आता है, तो देखो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कोकम्बर जिसे कहते हैं, मेलन जिसे कहते हैं, वाटर मेलन जिसे कहते हैं, और ये सब गर्मी में ही बोए जाते हैं। और ये मानव शरीर के अंदर या पशु पक्षियों के अंदर पानी की क्या करते हैं, भारी लेवल पर पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना। रबी की फसल कब, सर्दी में रजाई, ट्रिक, गेहूं, सरसों और चना, याद रखना ये रबी में आता है। खरीफ की फसल मानसून में, खारा पानी, ज्यादा पानी चाहिए तो चावल, मक्का और कपास। जायद की फसल गर्मी में आपको पता होगी, ज्यादा पानी चाहिए तो तरबूज, खीरा वाली फसलें, ज्यादा पानी वाली फसलें जायद के समय होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या रखोगे आप लोग, एकदम से तैयार रख लो, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट चार्ट है। इसके साथ ही अगर मैं कुछ नगदी फसलों की बात करूं भाई, है ना, कुछ कैश क्रॉप्स की बात करूं, ऐसी फसलें जो है ना खाद्यान्न में कम यूज होती हैं, और ज्यादातर किसान क्या करते हैं, कैश के लिए उसे बेचने के काम करते हैं, मंडियों में ले जाने के काम करते हैं। कह रहा जो केवल व्यापार या प्रॉफिट के लिए उगाई जाती है उन्हें नगदी फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना है, क्या गन्ना यूज कर लोगे घर में, सब नहीं कर पाओगे ना, बेचोगे ही बेचोगे। कपास को बेचोगे, जूट को बेचोगे, ठीक है ना। आपसे जूट पूछे सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ये पश्चिमी बंगाल में होता है भैया। कहां होता है, पश्चिमी बंगाल में। ऑल ओवर दुनिया में बात करें तो भारत और बांग्लादेश में क्या होता है, जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। भारत में और बांग्लादेश में जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ जूट की खेती की जाती है। सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के से बना ये डेल्टा है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे असम में जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, ये आसाम में पड़ता है। और आसाम में ही ब्रह्मपुत्र नाम रखा गया है, जिसे सांगपो नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे मैं बात करूं कपास की, जूट की होगी। तंबाकू की बात करूं तो आंध्र प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में ज्यादा उगाया जाता है तंबाकू। कपास की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है ना। गन्ना जो बात करें उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ज्यादा, दक्षिण भारत में भी गन्ना अच्छा खासा उगाया जाता है। तिलहन की बात करूं तो तिलहन भी नगदी फसलों में। तो ये सब क्या है, ऐसी फसलें हैं जिनसे आप तुरंत बेच करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। वहीं मैं खाद्यान्न फसलों की बात करूं तो देखो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। आप लोग दिमाग में भर लो। प्रमुख स्पेसिफिक फसल की बात करूं, देख रहे हैं, ये चावल सबसे प्रमुख। दूसरी सबसे प्रमुख आपसे पूछे तो गेहूं है भारत की। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना चावल खाते हैं लोग, तटीय क्षेत्रों के लोग, दक्षिण भारत के लोग, पूर्वी क्षेत्र बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात, यहां बड़े स्तर पर क्या खाया जाता है, चावल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चावल भारत का एक प्रमुख भोजन है, ध्यान रखना। दक्षिण पूर्वी और उत्तर भारत में यह बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। गेहूं उत्तर भारत का प्रमुख भोजन है ना। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सब उत्तर भारत में, एमपी है, यहां गेहूं का प्रयोग ज्यादा किया जाता है खाने में, ठीक है ना। मिलेट की बात करूं, मोटे अनाजों की, तो ये राजस्थान जैसे सूखा वाले क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार वगैरह क्या की जाती हैं, धुआं वगैरह, सरसों वगैरह ये उगाई जाती हैं, ठीक है ना। और इससे आगे अगर मैं बात करूं आपसे, कृषि राजा और रानी का मतलब क्या है यहाँ, तो अनाजों की रानी किसे कहा जाता है भाई, मक्का को कहा जाता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, अनाजों की रानी। आजकल तो ये महंगी चल रही है, इसका भुट्टा जो है ना, हमारे यहाँ नुमाइश लगी थी, उसमें 50 रुपए का
एक भुट्टा उबाल करके दे रहा था, लेकिन टेस्टी तो ये लगता है, ठीक है ना, टेस्टी तो ये लगता है भैया, ठीक है ना। दालों का राजा पूछे तो चना, ठीक है ना, ग्रेन। कह रहा आकार में थोड़ा बड़ा और महत्वपूर्ण होता। सबसे पुरानी फसल आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ के बारे में जानकारी मिलती है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जौ को क्या कहते हैं, तो ये यव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यव कहा जाता है जौ को, ठीक है ना। इससे आगे अगर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर कह रहा तो आप लोग मुझे ये बताओगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है ना। यहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दो स्थान है, आप लोग बताओगे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इनकी खोज किस वर्ष की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, मैं आंसर देखूंगा। सभी बच्चों को ये क्या बताना है, कमेंट में बताना है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो प्रमुख उत्पादक राज्य देखें तो मूंगफली पूछ लेगा सबसे ज्यादा कहां होती है, तो वैसे भी क्या कहते हैं, ग्राउंडनट कहते हैं, इसे जी से स्टार्ट होती है, तो गुजरात में होती है सबसे ज्यादा। जूट पश्चिम बंगाल में होता है, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलाबी रेशे वाला, ठीक है ना, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। सरसों राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, सूखे प्रदेशों में ज्यादा होती है, सैंड वाली मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में ज्यादा होती है। और बाजरा भैया राजस्थान वाले क्षेत्र में होता है ना, बारिश की वजह से बाजरा हल्की बल्कि बारिश में भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है ना। गुजरात में क्या, मूंगफली और कपास, कपास भी चाहो तो गुजरात लिख सकते हो। और गुजरात में कपास इसीलिए कि यहाँ जो है ना दक्कन का पठार, यहाँ पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो उस वजह से यहाँ काली मिट्टी है। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। वहीं मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहाँ जूट के बारे में बताया था, और मैंने बताया था ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र था, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र था, ये मैंने बताया था, आपको नहीं बताया था। तो ये भी आप लोग क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे, हरित क्रांति की कुछ क्रांतियां हैं जो फसल से संबंधित हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं। भारत में एक समय जब अमेरिका गेहूं नहीं दे रहा था, अमेरिका आंख दिखा रहा था, क्योंकि आजादी के बाद भारत जो है ना बहुत बुरी तरीके से आर्थिक रूप से, वैसे तो हर एक सेक्टर में पिछड़ गया था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ था। लेकिन पहले जरूरी है किसी देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, तो भारत है ना आर्थिक रूप से कमजोर था। गेहूं भी अमेरिका से मंगाते थे, और एक समय अमेरिका ने भी आंख दिखा दी थी जब पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था 1965 का। तो पाकिस्तान का दोस्त था उस समय अमेरिका, और वो भी हमें ऐसा गेहूं देता था जो कि वहां के पशु खाते थे उस गेहूं को, रेड कलर का, काले कलर का गेहूं, मधमेला गेहूं, और उसे भी देने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तब यहां उस समय हमारे यहाँ के एक बहुत ही छोटे कद के लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा था उनका, पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। तब उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। तो उस समय हरित क्रांति के बारे में चर्चा भारत में देखने को मिलती है, और यह समय 1966-67 का है। और यहां हाई लेवल पर गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई थी, जिसके लिए HYB हाई यील्डिंग है ना वैरायटी की बात, मतलब अच्छे किस्म के जो बीज हैं गेहूं और चावल के वो लाए गए थे। और बड़े स्तर पर यहां पर रासायनिक खादों का क्या किया गया था, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था, और साथ ही साथ हाइब्रिड फसलों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो यहां साथ ही साथ हाइब्रिड फसलों का प्रयोग किया गया था। विश्व स्तर पर अगर आपसे पूछे कि भाई हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद आता है। और ये मैक्सिको, कहां, मैक्सिको, भारत भी मैक्सिको से ही पहली बार क्या लाया था, गेहूं लाया था, जो हाइब्रिड गेहूं थे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना, वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये कृषि और पर्यावरणविद थे, और भारत में इनको भारत रत्न भी पिछले 1-2 साल पहले ही इनका क्या हुआ है, निधन हुआ, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर श्वेत क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछे, तो आपसे अगर ये भी पूछे ना कि हरित क्रांति कौन से क्षेत्र में भारत के में लागू की गई थी, तो आप लोग ये जगह भी याद रखना, पंजाब, ठीक है ना, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में क्या की गई थी, ये हरित क्रांति भारत में लागू हुई थी। फिर धीरे धीरे ऑल ओवर भारत में भी इसका प्रकोप देखने को मिला, ठीक है ना। श्वेत क्रांति की बात करूं तो भैया ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं इसे, और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। बर्गियस कुरियन क्या थे,
इसके जनक माने जाते हैं भारत में आनंद जो डेयरी है, ये दुग्ध उत्पादन में क्या है, आनंद डेयरी गुजरात में है, ये दुग्ध उत्पादन में इसकी महती क्या है, भूमिका देखने को मिलती है। एक एक पॉइंट आप याद रखना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और किसमें, दालों में भी भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता है, ठीक है ना। दालों में भी दूध भारत में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, उत्पादक किया जाता है, ठीक है ना। रंगों की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है ना, तो रंगों की क्रांति में नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन की, झींगा मछली है, ध्यान रखना। और आपसे गोल क्रांति पूछे तो ये आलू के लिए है, और रजत क्रांति आपसे पूछे तो ये अंडा और पोल्ट्री जो फसल होती है उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं पीली क्रांति की, तो ये तिलहन और तेल से संबंधित है। पीली क्रांति किससे, तिलहन और तेल से संबंधित है। वहीं स्वर्ण रेशा पूछे आपसे, गोल्डन फाइबर आपको पता है, जूट, ठीक है ना। भूरी क्रांति अगर आपसे पूछे तो ये उर्वरक और चमड़े के लिए क्या है, विख्यात है। उर्वरक है ना, खाद जो होते हैं उनके लिए। इंद्रधनुष क्रांति पूछो तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए, है ना, 7 फसलें हैं इसमें। संपूर्ण कृषि विकास के लिए कौन सी क्रांति जिम्मेदार है, तो आप कहोगे इंद्रधनुष क्रांति उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है ना। निष्कर्ष अगर मैं बात करूं तो कह रहा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। कौन ऋतु आती है तो रबी, खरीफ और जायद। कह रहा समझना ही सफलता की कुंजी है। कह रहा क्रांतियों ने भारत को खाद्य सुरक्षित बनाया, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपने क्या सीखा, फटाफट से एक बार हम क्या कर लेते हैं, इनके आंसर आपसे पूछते हैं और आप लोग मुझे क्या बताओगे, इसके आंसर बताओ। कह रहा भारत में मुख्य रूप से कितनी फसलें उगाई जाती हैं, ये आंसर आपको देना है कमेंट में। पहले का क्या आएगा आप लोग बताओगे, ठीक है ना। जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, फिर अपने उत्तर साथ ही साथ जानना है। मेरे साथ आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, हर बच्चा कमेंट में आंसर लिखेगा, उसके बाद में आंसर बताऊंगा आपको। हर बच्चा क्लास देखते ही क्या लिखेगा, अब आपने क्या लगाया है इसका आंसर देख लेना, ठीक है ना। ये इसका क्या है भैया, बताया था रबी, खरीफ और जायद, आपने क्या लगाया आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि अभी बेटा अगर आंसर नहीं लगाओगे तो फिर पेपरों में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। इसीलिए हर बच्चा क्या देगा, आंसर देगा। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, कि भाई भारत में रबी फसल की बुवाई किस महीने में की जाती है। ये मेरा ऑप्शन आपके दिए हैं, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। आप लोग फटाफट से बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताऊं। तो आप कमेंट में इसका क्या करिए, आंसर करिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अक्टूबर से दिसंबर, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। नवंबर भी हो सकता है कहीं कहीं, तो ये आप क्या रखना, याद रखना। ये एक एक चीज मैंने आपको पढ़ा दी है और मैंने बताया भी था आपको कि भाई रात से रजाई से याद कर लेना, ठीक है ना। ठंड के समय क्या की जाती है, बोई जाती है, और या कम टेम्परेचर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कह रहा खेती के साथ साथ पशुपालन क्या कहलाता है, कौन सी कृषि के अंतर्गत आता है, बताइए कमेंट में जल्दी से लिखिए, किसके अंतर्गत आता है फटाफट से। तो इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना। तो दोनों ही किसान जो है ना अपना रिस्क कम करने के लिए मिश्रित कृषि को करता है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है, जल्दी से फटाफट से आप लोग बताइए, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो सबको पता होगी इसके बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, धान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, जायद की प्रमुख फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं, सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में या पतझड़ में। जल्दी से आप लोग क्या बताइए, इसका आंसर बताइए, ठीक है, फटाफट से लिखा करिए कमेंट में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गर्मी हो जाएगा। समर के समय में मार्च से लेकर के जून के मंथ में क्या होती है, जायद की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न, है ना, स्टेपल फूड कौन सी है। तो आप लोग बताइए, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आपने क्या सीखा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चावल हो जाएगा। कमेंट में लिखा करो सब बच्चे, ठीक है ना। कह रहा उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय फसल है, पूरे भारत में दक्षिण पूर्व में क्या है, सबसे प्रमुख चावल क्या है, खाद्यान्न फसल के रूप में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, किसकी, सबको पता है इसका आंसर। जल्दी से कमेंट में लिखिए, सभी बच्चे क्या करें, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे भाई। और इसका आंसर क्या होगा, खरीफ होगा। तो जिसने भी खरीफ आंसर दिया है वो एकदम से क्या है, एकदम से आंसर सही है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी एक नगदी फसल है, सबको पता है कौन सी नगदी है, जल्दी से बताइए, कमेंट पर लिखिए फटाफट से। आप लोग आंसर कमेंट में लिख दिया करिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, तो इसकी फसल गन्ना, इसका क्या हो जाएगा, सबको पता है ना। हालांकि ध्यान रखना उत्तर भारत में अच्छे लेवल का गन्ना होता है, सॉरी
उत्तर भारत में ना गन्ने की फसल भले ही ज्यादा होती है, लेकिन उत्पादकता ज्यादा नहीं होती। तो उत्पादकता कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है गन्ने की उत्पादकता, है ना। सहकारिता कृषि भी गन्ने के लिए कहाँ की जाती है? तो ये दक्षिण भारत में की जाती है। सभी मिलकर के क्या करते हैं? करते हैं, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपको पता ही है, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, अमर्त्य सेन। तो सबके बारे में पता है। वर्गीस कुरियन कौन है? तो ये दुग्ध क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और अमर्त्य सेन क्या है? ये भारत के एक अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्री है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री के साथ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग आराम से बता दोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, ये आप देख रहे होंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग को। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? मछली, अंडा, दुग्ध या ऊन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। आपने किस तरीके से तैयार किया, ये विश्वास रखिए बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बशर्ते आप वहां भी क्या हो जाते हो, एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपके सामने है। वर्गीस कुरियन का भी नाम याद रखना, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताया करिए। क्लास अच्छी लगती है तो भाई इसे सब्सक्राइब जरूर करवाया करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ये महती क्लास आपको मिलती है एकदम से फ्री। तो आपको बस इसके बदले में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, स्कूल के ग्रुप, कोचिंग के ग्रुप, वहां क्या करना है भाई, शेयर करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।